अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज फीड और मैं हूं रुखशान मीर। आज पाकिस्तान में बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत सियासतदानों की ताहयात नाअहली को कलअदम करार दे दिया है और 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नवाज के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को इससे फायदा पहुंचेगा, क्योंकि ताहयात नाअहली का सामना दोनों रहनुमाओं को करना पड़ रहा था। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने 6-1 से फैसला सुनाते हुए सियासतदानों की ताहयात नाअहली को कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने समीउल्लाह बलोच केस का फैसला ओवर रूल किया है और जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से फैसले से इख्तिलाफ भी किया गया है। इस फैसले के मुताबिक आर्टिकल 62(1)(f) को आइन से अलग करके अकेला नहीं पढ़ा जा सकता। यह जो फैसला है ताहयात नाअहली का 5 जनवरी 2024 को महफूज किया गया था और आज इसको सुना दिया गया है। अब सियासतदानों की ताहयात नाअहली खत्म होने से मुतल्लिक बहुत से सवालात उठ रहे हैं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि खुद साख्ता जिला वतनी काटने के बाद इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं और मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से वजीर आजम के उम्मीदवार हैं, जो उनके सियासी मुखालफीन हैं वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बराह रास्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को रिलीफ दिया है। सवाल यह है कि ताहयात नाअहली के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का 2018 का फैसला खत्म हो जाने के बाद माजी के जो केसेस हैं क्या वो फैसले भी खत्म हो गए। मिसाल के तौर पर जुल्फिकार अली भुट्टो केस में सुप्रीम कोर्ट का 1979 का जो फैसला है क्या वो भी खत्म हो सकता है, और क्या आइंदा सुप्रीम कोर्ट अपने किसी और फैसले को नहीं बदलेगा। ये बड़े बुनियादी सवालात हैं। आज के हम प्रोग्राम में इस पर गुफ्तगू करेंगे। नवीद मलिक साहब सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ सीनियर तजियाकार सलमान आबिद साहब भी मौजूद हैं और माहिर कानून एतजाज हसन साहब से भी हम राब्ता करेंगे प्रोग्राम में। नवीद मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज जो फैसला आया है सियासतदानों की ताहयात नाअहली खत्म करने का, मैं इस पर आपसे चंद जो कानूनी नुकात है वो समझना चाहूंगा, नाजरीन भी जानना चाहेंगे कि जो ताहयात नाअहली थी उसका सामना इस वक्त मियां नवाज शरीफ को था, जहांगीर तरीन को था और यह फैसला आया है। पीटीआई के जो इस वक्त वर्कर हैं वो इस फैसले पर बड़ी तनकीद कर रहे हैं कि ये नवाज शरीफ साहब के लिए एक और ग्राउंड तैयार किया गया। आपको क्या लगता है बतौर एक कानूनी माहिर, ये जो ताहयात नाअहली का कॉन्सेप्ट था कि अगर किसी सियासतदान पर, किसी साबिक प्राइम मिनिस्टर पर मुकदमात हैं तो ताहयात उसको नाअहल कर दिया जाए हमेशा के लिए, फिर वो सियासत से आउट है, तो आज का जो ये डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, बतौर कानूनी माहिर कैसे देखते हैं इसे? डिसीजन जो है वो बहुत बैलेंस और बहुत अच्छा है। इससे पहले चूंकि आर्टिकल 62(1)(f) जो कि हमारे आइन का आर्टिकल है जिसके तहत ये नाअहली की जाती है, उसमें कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं थी और ये जो ताहयात नाअहली वाली बात है ये भी एक जजमेंट के जरिए से ताहयात नाअहली की गई जो कि अनजस्टिफाइड थी। देखिए, बाकी आइन में या कानून में जहां पे भी कोई इस तरह की बात है वहां पे मुद्दत का तयन है, यहाँ पे मुद्दत का तयन नहीं था और कानून साजों ने ये बड़ा सोच समझ के इसको छोड़ा था, क्योंकि इस जगह पे अगर कोई इस बात का तयन कर दिया जाता कि इसकी नाअहली ताहयात होगी तो वो बड़ा अनजस्टिफाइड था। तो ये एक जजमेंट थी जिसके जरिए से ये लॉ बना के ताहयात नाअहली की जाती है। तो आज का फैसला जो है मैं ये समझता हूँ बड़ा बैलेंस है। देखिए, छोटी सी बात है, अगर फर्ज करें किसी ने कोई बिल नहीं जमा कराया उसके तहत उसकी नाअहली होगी तो वो क्या ताहयात नाअहल हो जाएगा, वो कोई इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं रहेगा। तो ये जो तनकीद, जाहिर बात है हर आदमी का हक है कि तनकीद करे, लेकिन बात चीजों को पॉजिटिवली लेना चाहिए। आज जैसे अगर आज फर्ज करें इनको फायदा हो रहा है तो कल कोई ऐसी बात हो सकती थी कि कल इमरान खान साहब को या चेयरमैन पीटीआई को भी ताहयात नाअहली का सामना करना पड़ सकता था। तो ये तमाम सियासतदानों को ये सोचना चाहिए कि इस तरह की जो बातें हैं वो अगर खत्म होती हैं तो ये तमाम सियासतदानों के लिए अच्छी बात है। देखें, आज इलेक्शन एक्ट के तहत फिर इस पे भी बड़ी डिबेट हुई, कौमी असम्बली में डिबेट हुई, उसके बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके उसकी मुद्दत का तयन कर दिया गया कि 5 साल मुद्दत होगी। तो ये एक बैलेंस फैसला है और हम इसको, मैं ये समझता हूँ, अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन सर, साबिक वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने भी इस हवाले से स्टेटमेंट दिया है कि इस फैसले से एक धब्बा साफ हुआ है। 62(1)(f) के तहत जो ताहयात नाअहली थी ये एक धब्बा था, क्योंकि आइन में ना कोई इस तरह की शिक है, ना कोई ऐसी गुंजाइश मौजूद है
अब जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर केसेस बने, पैनामा पेपर्स में भी उनका नाम आया, अब उनको पाबंदी सलासिल किया गया, सारा जो मामला था, जो उनको नाअहली का सामना था, पहले तो इस पर यह डिबेट होती रही कि वो इसकी मुद्दत 10 साल होती है या उससे कुछ कम होती है। वो अपनी जो नाअहली की मुद्दत है उसको मुकम्मल कर चुके हैं। 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत क्या है? ये 10 साल है या तमाम उम्र वो फिर शख्स इलेक्शंस कंटेस्ट नहीं कर सकता? देखिए, आर्टिकल 62(1)(f) के तहत आइन में नाअहली की कोई मुद्दत नहीं है, किसी मुद्दत का तयन नहीं है। ये जो मुद्दत का तयन किया गया, ये इसको कहते हैं जजमेंट लॉ। ये जो एक जजमेंट के जरिए से जिसपे नवाज शरीफ को ताहयात नायल किया गया और उसी को फिर बाद में इतलाक होता रहा, जहांगीर तरीन पे भी हुआ, बाकी भी जो जहां जहां उसका इतलाक होता रहा वो हुआ। अदरवाइज कानून में आर्टिकल 62(1)(f) में जो नाअहली की मुद्दत का तयन है ही नहीं कि कितने अरसे के लिए नाअहल होगा। और ये ऐसे नहीं है कि जो कानून साज थे उन्होंने वैसे ही जानबूझ के इसको छोड़ दिया या भूल गए थे मुद्दत का तयन करने। उन्होंने इंटेंशनली इस चीज को छोड़ा था कि सर्कमस्टांसेस के मुताबिक उस चीज का फैसला किया जाएगा, लेकिन उस चीज का फिर गलत इस्तेमाल किया गया। उस चीज के लिए ताहयात नाअहली को बिल्कुल इसको अब उस वक्त भी नहीं अप्रिशिएट करते थे कि किसी भी सियासतदान को किसी भी बात पे ताहयात नाअहल कर दिया जाए। ठीक है, अगर कोई उसकी मिस स्टेटमेंट है, कोई और बात है, वन टाइम उसकी पेपर्स रिजेक्शन हो सकती है, 2 साल हो सकती है, 4 साल हो सकती है, 5 साल हो सकती है, एक टर्म के लिए हो सकती है, लेकिन उसकी पूरी उम्र के लिए उसकी सियासत पे पाबंदी लगा दी जाए, ये बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। ठीक है, तजियाकार सीनियर तजियाकार सलमान आज़म नज़ीर तारड़ साहब की मैं इस बात से इत्तफाक करूंगा कि वो जो एक धब्बा था हमारे आइन पे, हमारे कानून पे, जो एक जजमेंट के जरिए से लगाया गया था, वो आज खुल गया। ठीक है, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया सीनियर सलमान आबिद साहब ने भी, आपके वक्त का शुक्रिया। सलमान आबिद साहब, जो एक सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिनके इस वक्त लीडर्स इस वक्त मुश्किलात का शिकार है, उनके रहनुमाओं की जानिब से, वर्कर्स की जानिब से आज के इस फैसले पर कुछ तनकीद की जा रही है सोशल मीडिया पर कि मियां नवाज शरीफ जो कि 21 अक्टूबर को वापस आया, उनके लिए ये ग्राउंड एक और तैयार किया गया है। उन पर करप्शन के एलिगेशंस थे, उनके स्टेटमेंट्स को ट्विटर पर शेयर किया जा रहा है कि उन्होंने कौम को गुमराह भी किया और आज उनकी नाअहली भी खत्म हो गई, तो उनको प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए फैसला मुआविन साबित होगा। लेकिन सर, जिस तरह नवीद मलिक साहब फरमा रहे हैं, और जमहूरी प्रोसेस भी इसी तरीके से मजबूत हो सकता है, किसी जमहूरी लीडर को आप केसेस की बिना पर ताहयात नाअहल उसको कर दें और कभी वो इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा ना ले सके। आज नवाज शरीफ हैं, कल इमरान खान होंगे या कोई और होगा, ये सिलसिला तो चलता है। आज के डिसीजन पर आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए, बुनियादी तौर पे तो मैं ताहयात नाअहली के खिलाफ हूँ और मैं समझता हूँ कि सियासतदानों को ताहयात नाअहल नहीं किया जाना चाहिए। इस लिहाज से तो ये फैसला दुरुस्त है। लेकिन मसला ये है कि जब हमने उनको ताहयात नाअहल किया था और उनको सियासत से बेदखल किया था, उस वक्त भी सियासी फैसला था और उस वक्त के हालात के मुताबिक ऐसा करना जरूरी था। आज जो फैसला हुआ है उसमें भी सियासत ही है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जब लंदन से चले थे तो ये तय हो चुका था कि उनके बारे में जितनी भी कानूनी रुकावटें हैं वजारत उज़्मा तक पहुंचने के लिए, उस सबको दूर किया जाएगा। तो ये भी एक सियासी फैसला था। उसमें जितने भी कानूनी हुक्म थे, दुरुस्त थे या गलत थे, वो खत्म कर दिए गए हैं। तो नवाज शरीफ साहब की जो ताहयात नाअहली है वो खत्म हो गई। उसका फायदा जो है जहांगीर तरीन को भी हो गया और मुस्तकबिल में भी कोई अगर दूसरा ताहयात नाअहल होता है या जो इमरान खान की बात की जा रही है तो उनको भी रिलीफ मिल जाएगा। इसमें क्या शुबा है, मिल जाएगा सबको शुबा। लेकिन मसला ये है कि क्या हमारी अदालतें आइन और कानून के मुताबिक चीज़ों की तशरीह करती हैं या उन सियासी मसलहतों का शिकार होती हैं जो उस वक्त उनके ऊपर मौजूद होते हैं। बदकिस्मती से अगर आप हमारी अदालती नज़ीर देखें तो हमारी अदालतों के अंदर जो है भट्टों की फांसी से शुरू हो जाए और बात तक अब तक आ जाए तो बेशुमार फैसलों में कानून और आइन से ज्यादा जो है ना वो सियासत बालादस्त रही है, अनफॉर्चुनेटली। और उसका नुकसान बेनज़ीर भट्टो को भी हुआ, उसका नुकसान भट्टो साहब को भी हुआ उनकी अदालती फांसी की सूरत में, उसका नुकसान जो है नवाज शरीफ साहब को भी हुआ, उसका नुकसान अब इमरान खान को भी हो सकता है। तो हमने तो कुछ चीजें ठीक नहीं की हैं, बस अनफॉर्चुनेटली। अच्छा फैसला, मैं तो ताहयात नाअहली के खिलाफ हूँ और मैं समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन मुझे ये पता है कि ये फैसला भी एक सियासी मसलहतों के तहत ही किया गया। ठीक है, अब नवीद मलिक साहब, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ वक्त बाद जब हालात कुछ तब्दील हों तो अपने ही फैसले के खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकबिल में कोई फैसला आ जाए इस तरह का, जिस तरह से हमने माजी में देखा है, जिस तरफ इशारा कर रहे हैं सलमान आबिद साहब, ऐसी गुंजाइश भी मौजूद है?
जी सर, मैं ये समझता हूँ कि फर्ज करें जैसे पहले था 3 रुकनी बेंच का फैसला अगर हो तो 5 रुकनी बेंच उसको तब्दील कर सकता है। अगर 5 रुकनी बेंच का फैसला हो तो ये 7 रुकनी बेंच है उसको तब्दील कर सकता है। और ये इस वक्त जो फैसला है ये 7 रुकनी बेंच का है। कल अगर 9 रुकनी बेंच बनता है या 11 रुकनी बेंच बनता है तो ऑफकोर्स वो इस फैसले को तब्दील कर सकते हैं। लेकिन मैं बुनियादी तौर पे मैं भाई से इत्तफाक करूंगा कि सारे लोग इस बात के हक में हैं कि किसी भी सियासतदान को ताहयात नायल नहीं किया जाना चाहिए। बाकी मेरे भाई ने एक बात की कि ये सियासी तो माजी में सर जो होता रहा है, माजी में बेंच बनते थे तो फैसला पता चल जाता था कि इस वक्त इस मुकदमे का क्या फैसला होगा। लेकिन इस दफा देख ले, इस दफा ये करना मुश्किल था, तयन करना मुश्किल था कि इस दफा क्या फैसला होगा फॉर एंड अगेंस्ट। देखिए उसके इख्तलाफी नोट भी आए हैं और बाकी भी चीजें हैं। इस वक्त एटलीस्ट ये बैलेंस फैसला है और बेंच बनने से कोई ये तय नहीं कर सकता कि इसका क्या फैसला होगा। सलमान आबिद साहब, अभी ट्विटर पर आप यकीनी तौर पर देख रहे हैं कि जो पीटीआई के वर्कर्स हैं या पीटीआई के रहनुमा हैं वो इस फैसले पर बड़ी तनकीद कर रहे हैं और पीटीआई का यह खदशा है कि नवाज शरीफ की राह मजीद हमवार हो गई है और उनके लिए 8 फरवरी के इलेक्शंस मजीद मुश्किल हो चुके हैं और पहले ही इस तरफ इशारा दिया जा रहा था जो उनकी लीगल टीम थी। आप भी ये समझते हैं कि अब नून लीग के लिए खैर ही खैर है? पहले बताया जब नवाज शरीफ साहब की फ्लाइट लंदन से चली थी उसी वक्त चीजें तय हो चुकी थी। ये बेंच कौन सा बनना था कौन सा नहीं बनना था क्या आपको नहीं पता कि मुझे नहीं पता कि जब ये सारी चीजें हो रही थी तो नवाज शरीफ साहब को कैसे कानूनी रिलीफ मिल रहे थे। एयरपोर्ट पे जाके तो आपने उनके मशीनें लेके चले गए थे और स्टैंप उनकी लगवाने के लिए। और ये जो बेंच बना था इससे भी अंदाजा था, जो प्रोसीडिंग चली है उस सारी प्रोसीडिंग से अंदाजा था कि क्या फैसला आना है। तो इसलिए मेरे नजदीक ये कोई ऐसी बात नहीं है और मैंने कहा है कि मैं इस फैसले की हिमायत करता हूँ, मैं उसकी कोई मजम्मत नहीं कर रहा हूँ। पर पीटीआई वाले जो मर्जी कहते रहे, मैं ताहयात नाहिली के खिलाफ हूँ। लेकिन मुझे ये पता है कि ये फैसला भी सियासत को बुनियाद बनाकर किया गया है और ये लंदन से जब चले थे तो उसी वक्त चीजें तय हो चुकी थी। अब किसी को नहीं अपना उनकी अपनी एक राय हो सकती है। मेरी राय तो ये है कि जब नवाज शरीफ साहब लंदन से चले तो आने से पहले ये सब कुछ तय हो चुका था और ये प्राइम मिनिस्टर तक जाएंगे, वो बनेंगे या नहीं बनेंगे, शहबाज शरीफ उनकी जगह बनेंगे, ये बात की बातें हैं। फिलहाल नवाज शरीफ साहब को कानूनी रिलीफ तो मिलना था और मिला है, अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। आइंदा किसी और को भी मिलेगा। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ जो बात आपने उठाई है, कल को भी अदालतें जो हैं जब वो फैसला कर रही होगी तो उस वक्त भी उनके सामने एक आईन और कानून से ज्यादा सियासत हो। ठीक है। अब सलमान आबिद साहब, साइफर केस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर हो गई है। तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड में अभी भी वो गिरफ्तारी के बायस उनको जेल में रहना पड़ेगा। आपको लग रहा है अब सिर्फ 1 महीना मुश्किल है इलेक्शंस में, कोई रिलीफ नजर आ रहा है बानी पीटीआई के लिए? नहीं, देखिए जब मैंने आपको बताया कि तय हो चुका है कि आज के हीरो इमरान खान नहीं है, आज के हीरो नवाज शरीफ साहब हैं। तो जब माजी का 2018 का इलेक्शन हुआ था उस वक्त हीरो इमरान खान थे, उस वक्त नवाज शरीफ हीरो नहीं थे, तो उनके ऊपर अताब आया था। आज इमरान खान के ऊपर अताब है। उस वक्त भी सियासी फैसले हो रहे थे, आज भी सियासी फैसले हो रहे हैं। ये तोशा खाना का मुकदमा, ये अल कादरिया ट्रस्ट और ये जितने भी मुकदमे हैं, आप देखिएगा अगर कुछ अरसा ठहर जाए ये सारे मुकदमे इसी तरीके से खत्म होंगे और इसी तरीके से उनको भी आगे जाके रिलीफ मिल जाएगा जब उनके बारे में कुछ तय होगा। हमारा तो देखिए पूरा का पूरा रिकॉर्ड का निजाम मौजूद है। भट्टो की फांसी से शुरू हो जाए ना। आज लोग क्या कहते हैं कि भट्टो की फांसी पे मिठाइयां बांटने वाले भी अब कहते हैं कि उनकी फांसी गलत थी। ठीक है ना, उस वक्त भी सियासी फैसले करवाए गए थे ना। वो तो मैंने तो नहीं कहा, जस्टिस नसीम हसन साहब खुद इतलाफ करके दुनिया अपनी जिंदगी में गए हैं कि हम पे बड़ा दबाव था कि भट्टो साहब को फांसी देनी है। तो मेरा मतलब है हमारे यहाँ तो अदालतों की नजर कुछ इसी तरीके से है ना। यही अदालतें थी जो कल तक नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या क्या कुछ साबित नहीं कर रही थी। यही अदालतें हैं आज। अभी आप देखिए नैब को देखें, ये पूरी नैब जो है नवाज इमरान खान के दौर में साबित करने पे तुली हुई थी। हमजा शहबाज, नवाज शरीफ साहब, मरियम, उनके अपना नवाज शरीफ सबके ऊपर के जी ये कल्प्रेट है। आज वही नैब जो है वो क्या कर रही है, वो कहती है हमारे पास तो कोई सबूत ही नहीं है जी, इनको रिहा कर दें। तो कल को वो कह देंगे इमरान खान के बारे में भी हमें कोई सबूत नहीं मिला जी, इनको भी रिहा कर दें, कुछ नहीं मिला। ये खेल कहानी तो चल रही है ना, कोई नई बात तो नहीं मैं कर रहा और मैं किसी एक की हमायत और किसी एक की मुखालफत नहीं कर रहा। मैं तो एक मजमूई कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ हमारे अदालतों का क्या पैटर्न रहा है। बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब। अच्छा नवीद मलिक साहब, इस वक्त इलेक्शन इशू के सर पे है एक सियासी जमात पीटीआई के ये तमाम कंसर्न्स के लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिल रहा। कागजात नामजदगी को लेकर जो कुछ हुआ, सोशल मीडिया उससे भरा हुआ है, जो उनके वीडियोस और कंसर्न्स हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज का ये जो डिसीजन आया है उसी सियासी जमात को लेकर अगर हम देखें उनका रिएक्शन तो वो तो
ये कहते हैं कि हमें तो बिल्कुल ही अब आउट कर दिया गया। हालांकि मंजर-ए-आम पर तो पहले भी पीटीआई उस तरह से नहीं थी, ना इलेक्शन कैंपेन वो कर पा रहे थे। अब इस डिसीजन को लेकर उन्होंने मजीद अपने मुतालबात बढ़ा दिए हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए, हमें इलेक्शन कैंपेन, कॉर्नर मीटिंग्स, और हमारे लीडर को जिस तरह से अभी साइफर में तो डिसीजन आ गया लेकिन जेल में वो रहेंगे 1 महीना, तो जो उन पर दूसरे तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस है। आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट ने, चूंकि चीफ जस्टिस के वाज़ेह रिमार्क्स आए गुज़श्ता समात पर ये कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इस वक्त एक बुनियादी मसला है और इसको यकीनी बनाना इदारों की जिम्मेदारी है, अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, इस हवाले से भी कुछ तब्दीली आ सकती है अब इस 1 महीने में? सर देखिए, जो इंतखाबात की या इलेक्शन की सियासत होती है वो जरा मुख्तलिफ होती है, और जहां भी किसी पार्टी को कोई मौका मिलता है कि वो किसी बात से कोई फायदा उठाए और अपने लिए अवाम में हमदर्दी पैदा करे, वो इस तरह के इलेक्शन स्टंट चलते रहते हैं। हकीकत में अगर आप देखेंगे तो मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा नॉमिनेशन पेपर जो है वो पीटीआई की तरफ से जमा कराए गए, और उसके बाद जहां तक रिजेक्शन की सवाल है तो इस वक्त पीटीआई थी जिन्होंने जुडिशल ऑफिसर्स की मुखालफत की कि उनको आरओ ना तैनात किया जाए, और जहां पे इस तरह के आरओ तैनात किए गए जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं था, उन्होंने कुछ इस तरह के डिसीजंस किए, तो उन डिसीजंस को ठीक है। एतजाज हसन साहब ने हमें मलिक साहब ज्वाइन किया है, सीनियर एतजाज हसन साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, आज जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, ताहयात नाअहली सियासतदानों की कलदम करार दे दी गई है, खत्म उसे कर दिया गया है, ये सर अच्छा डिसीजन है? अगर आज इससे नवाज शरीफ को फायदा मिल रहा है तो कल को दीगर सियासतदान भी तो बेनिफिट लेंगे इससे। हाँ नहीं, अच्छा डिसीजन है, ये सही डिसीजन है। मेरी राय में ये इनका नाअहली हयात तो रीजनेबल बात ही नहीं है, और ये इस लिहाज से इसको मैं समझता हूँ कि ये मंतक और रीजनेबलनेस और रीजन के भी मुताबिक है, तो ठीक डिसीजन है। ठीक है। इस पर सर तनकीद ये की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमाओं की जानिब से कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, और 21 अक्टूबर को उनकी वतन वापसी से लेकर आज तक हमें ना लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, ना हम इलेक्शन कैंपेन कर पा रहे हैं, और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है ये भी सरासर हमारे खिलाफ है। ऐसा फिर सर क्यों है? ये तहरीक इंसाफ की जानिब से अगर ये बात की जाए तो उसमें भी एक वजन है। उसका वजन ये है कि चीफ साहब ने अभी कल परसों ही कहा था कि जी ये जो केस है ताहयात नाअहली का, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसमें हमने फैसला करना है, जल्दी करना है, और 10 तारीख से पहले करना है। अब ये इम्पोर्टेंट है, बेशक है, पर इसका फायदा या इसका असर ये सिर्फ 6 अफराद पे है, 6 सियासी जमातों पे नहीं, 6 अफराद पे है। एक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, एक जहांगीर तरीन, एक वो बलोच, और 2-3 और हैं जिन पे ये इसका असर होता है। अब अगर 6 अफराद नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन, बलोच व दीगरान पर ये एक फैसले का असर होता हो और उसके लिए ये कुछ करें, सुप्रीम कोर्ट उजलत में फैसला करे, तो जो ज्यादती हो रही है तहरीक इंसाफ से, वो किसी भी जमात से होती हो, किसी भी जमात से होती हो, आप उसका जब निशान ले लेते हैं, आप उसको महरूम करते हैं उसके निशान से, तो आपको उसके जितने वोटर हैं, पहले तो अगर 2 करोड़ वोटर हैं तो 6 अफराद नहीं, 2 करोड़ वोटर से आप उनका वोट करने का हक ले रहे हैं, छीन रहे हैं। क्यों? कि निशान की जरूरत क्या होती है? निशान की जरूरत इसलिए होती है कि आपका 60-70% आपकी आबादी और वोटर अनपढ़ है, वो पढ़ ही नहीं सकता, 20 नामों में अपना नाम ढूंढ नहीं सकता, अपने कैंडिडेट का नाम ढूंढ नहीं सकता। वो इसलिए गो अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में सिंबल नहीं होते, निशान नहीं होते, क्योंकि वहां वो पढ़ के अपना वोटर का नाम, अपने कैंडिडेट का नाम पढ़ के उसके आगे बटन जो लगा मशीन का दबा देता है। यहाँ ना खानदगी है। अब यहाँ जो वोटर है वो वोट करने जा रहा है,
तो उसको अगर वो वोट करना चाहता है बिलावल भुट्टो जरदारी को, तो वो तीर का निशान देख के उसे वो मोहर लगा देता है। इसी तरह अगर शेर का है तो मुस्लिम लीग नून का है तो शेर का। यहाँ जरूरत है हमें, और ये वोटर को की जरूरत है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया हुआ है, बीबी शहीद के केस में 1988 का केस है, मैं भी उसमें वकील था जी। उसमें फैसला ये दिया है कि वोट का हक जो है ये बुनियादी हक है, ये फंडामेंटल राइट है। अब वो फंडामेंटल राइट है तो साथ ही उन्होंने कहा है, क्योंकि ये हम गए थे निशान के लिए, उन्होंने कहा निशान भी फंडामेंटल राइट है, ये भी पार्टी का फंडामेंटल राइट है। अब पार्टी को अगर निशान भी और उसका निशान भी और उसका वोट भी वो ये इलेक्शन कमिश्नर खत्म कर दे, ये उसको मुंतशर कर दे, तो वो सारी पार्टी मुंतशर हो जाएगी। क्योंकि अगर 20-30 उसको निशान दे दिए उसके मेंबर्स को, और वो मुख्तलिफ हलकों में मुख्तलिफ निशान से हुए, तो वो पार्टी तहलील हो गई, पार्टी खत्म हो गई। पार्टी का पार्लियामेंट में भी डिसिप्लिन नहीं रहेगा, क्योंकि एक पार्टी के तौर पे नहीं आएंगे, सब इंडिपेंडेंट होंगे। अब पार्टी को तहलील करने का भी इख्तियार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है अंडर आर्टिकल 17। अब वो हक भी उसका वो जो सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ इख्तियार है, उसमें भी आप इंटरफियर कर गए। आपने पार्टी को खत्म कर दिया, पार्टी को मुंतशर कर दिया, बखेर दिया, रेजा कर दिया। क्यों? कि आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या इलेक्शन कमीशन है, आपके पास इख्तियार नहीं है भाई साहब खत्म करने का किसी जमात को, पर आपने जमात को खत्म कर दिया अमलन। अब वो उस तरफ देखना चाहिए चीफ साहब को और सुप्रीम कोर्ट को कि 2 दिन रह गए, 2 दिन के अंदर अंदर इन्होंने फैसला ना किया और ये बहाल ना किया ये निशान, तो वो पार्टी तो खत्म हो गई। और जो आप अंग्रेजी में कहते हैं दैट विच यू कैन नॉट डू डायरेक्टली यू कैन नॉट डू इनडायरेक्टली। अगर आप इलेक्शन कमीशन पार्टी को तहलील नहीं कर सकते, तो पार्टी को मुंतशर करके उसको खत्म कर देने का भी इख्तियार आपको नहीं है। अब इसलिए अगर पीटीआई इस पे नाला है, ये इस फैसले को जो दुरुस्त फैसला है ताहयात नाअहली वाला उसको खत्म करना, तो पीटीआई की ये मैंने देखा है जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, और उनकी बेचैनी ये है कि हमारा केस देखें 6 करोड़ वोटर का केस है, ये आप 6 इंसानों के वोट को तो केस को तो बहुत अहमियत दे रहे हैं, वो आप दे रहे हैं, पर हमारी तो सारी ये पार्टी डिसॉल्व हो रही है, हमारे तो वोटर सारा डिसएनफ्रेंचाइज हो रहा है। एक यक जुम्बिश कलम इतने वोटर्स को डिसएनफ्रेंचाइज कर दे, ये इस इलेक्शन कमीशन को तो मुआवजा होना चाहिए। हर गलत फैसला इन्होंने किया है सर, जो फैसला हो सकता था वो इन्होंने गलत किया है और तस्सुबाना तौर पे किया है। क्योंकि आप देखें वो मियां नवाज शरीफ की पार्टी को आप 60 दिन देते हैं इलेक्शन कराने के लिए इंट्रा पार्टी, ये जो है तहरीक इंसाफ इसको आप 20 दिन देते हैं। ये सब जमातों को सोचने की बात है। मैं तहरीक इंसाफ में नहीं हूं जो उनके साइड ले रहा हूं, पर ये तो बड़ी मतलब वाज़े, ये तो बड़ा साफ नजर आ रहा है कि आप एक पार्टी को इलेक्टोरल प्रोसेस से निकाल रहे हैं। अगर आप निकालेंगे वो इलेक्शन नहीं चलेगा। सर 1985 में जब पीपल्स पार्टी खत्म कर दें, शेर को खत्म के निशान को खत्म कर दें, बल्ले को निशान के खत्म कर दें, किताब जो गालिबन फजलुर रहमान साहब की है उसको खत्म कर दें, जमात इस्लामी के निशान को खत्म कर दें और सबको फारिग कर दें, तो ये कोई जमहूरियत नहीं होगी, ये चलेगा, इलेक्शन नहीं चलेगा और ये इसको कोई तस्लीम नहीं करेगा। बिलखसूस ये 3 बड़ी जमातें जो है जिनके निशान तीर है, शेर है और बल्ला है,
ठीक सर, 1985 में जब तलवार का निशान पीपल्स पार्टी से लिया गया तो उस वक्त तो आमरीत का दौर था, जनरल ज़िया का ये डिसीजन था, और फिर 88 में तीर के निशान पर उन्होंने कंटेस्ट किया। अब तो एक जमहूरी दौर है, हम समझते हैं कि अभी निगरान हुकूमत है, इलेक्शन कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रहा है। अब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस 8 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट करवा सकता है, और जो कंसर्न्स हैं पीटीआई के, बड़े स्वेयर कंसर्न्स हैं, उनको आपको लगता है सुना जाएगा? एक महीने में कोई तब्दीली चाहें तो ला सकते हैं? ये मैं एक चीज बताऊं, अर्ज करूं आपको रक्षान, ये जो 1985 या 88 की पैरेलल बनाते हैं, ये इस तरह नहीं था। असल में है कि एक पार्टी को एक निशान मिलना जरूरी है। अब बल्ले की जगह ये हॉकी दे दें तो फिर भी समझा जा सकता है कि जायज है, वो बल्ला प्रॉपर्टी हो जाता है पीटीआई का। पर चले, एक निशान बजाय 40-50 निशान, हर कैंडिडेट को अलग निशान, और वो कैंडिडेट का रिपीट हो सकता है एक कैंडिडेट का गुलाब निशान हो, पिंडी का कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट रहीमिया खान का, उसका भी गुलाब हो सकता है। तो 41 निशान में आप सारी पार्टी को, जिसने 250 कैंडिडेट जनरल सीटों पे खड़े किए हो, उनसे आप ले लें, तो वो आप नहीं कर सकते, आईनी तौर पे नहीं हो सकता, कानूनी तौर पे नहीं हो सकता। और ये इसमें जो बेसिकली बात है कि आप एक दस्तखत से एक पार्टी को बिल्कुल, उसको कहते हैं हमने बल्ला नहीं देना, पीपल्स पार्टी को कहते हैं तीर नहीं देना। पीपल्स पार्टी पीपल्स पार्टी का जो एमएनए इलेक्ट होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। पीपल्स पार्टी की डिसिप्लिन नहीं होगी, चेयरमैन बिलावल की डिसिप्लिन नहीं होगा उस पर, उसको चेयरमैन साहब ये नहीं कह सकेगा कि तुमने ये वोट आ रहा है, आईनी तरमीम पे वोट आपने हक में करना है, वो कहता मैं खिलाफ करता हूँ। हॉर्स ट्रेडिंग होगी, पैसे पे बिकेंगे एमएनए जो इंडिपेंडेंट हो गए होंगे, वो सारे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे एक पार्टी के। उनको औरतों की सीटें तनासिब से नहीं मिलेंगी क्योंकि वो पार्टी नहीं होगी, काउंटी नहीं होंगे, अकलियतों के नहीं मिलेंगे। ये तो पार्लियामेंट को कैप्चर कर लेने के लिए कर सकता है इलेक्शन कमीशन, एक कैप्चर्ड पार्लियामेंट लाने के लिए। तो अच्छा, वहां जो 1988 में हुआ, हम 1988 में पहली दफा इलेक्शन लड़े बीबी शहीद के सरबराही में। उस वक्त 1985 में ये तलवार का निशान निकाल दिया गया था, 1985 की इलेक्शन। अब 1988 में हमारे पास कोई सिंबल नहीं था, हमने जो सिंबल की लिस्ट थी उसमें से चुना तीर का निशान, और मैं कराची से फ्लाई करके और पेश हुआ, और इलेक्शन कमीशन ने हमें तीर का निशान दे दिया। अब एक मिल गया तीर, अब हमारा तीर हो गया है, अब हमारा तीर है। अब वो हम मुतमईन हो गए अब, और इलेक्शन भी इसलिए इस बात पे नहीं। लेकिन अगर हमें निशान ना देते एक, फिर वो गैर आईनी था। अगर एक निशान दे दिया और उस पार्टी को के लिए वो एक्सेप्टेबल है, तो फिर वो उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। पार्टी को अगर आप लेके चमगादड़ दे दें निशान, तो वो तो शोर डालेगी कि मुझे क्या निशान दे दिया, लोटा दे दे निशान, तो वो भी शोर डालेगा। पर एक जो उसकी चॉइस का निशान हो वो मिल जाए, तो ये आज भी पीटीआई को ये सर, उस वक्त पीपल्स पार्टी को आपको वाज़े फर्क पड़ा था निशान तब्दील होने से, या कोई फर्क नहीं पड़ा? हाँ नहीं, अगर वो पार्टी मानती है, पार्टी की चॉइस है। ठीक है, आवाज नहीं आई आप जी? ठीक है एतजाज हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर कमेंट आ गया। नाजरीन, एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे और तो के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, एतजाज हसन साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। नवीद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, गुज़श्ता हफ्ते सेनेट में करारदाद मंजूर हुई इलेक्शन मुलतवी करवाने के हवाले से। आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी इस हवाले से स्टेटमेंट दिया है कि 3-4 सेनेटर्स उठकर
ऐसी करारदाद मंजूर नहीं करवा सकते। आप अक़वाम मुत्तहिदा से भी अगर करवाएं तो इलेक्शंस डिले नहीं हो सकते, 8 फरवरी को इलेक्शंस होंगे। अब सर सवाल यह पैदा होता है कि जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान ने मुतअद्दिद मरतबा अपने खदशात का इजहार किया, कुछ और आवाजें उठी कि मुल्क में अमनो अमान की सूरत हाल बिगड़ रही है, और जब सूबों में इलेक्शंस का मामला था उस वक्त तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के हवाले से भी आगाह किया गया कि इलेक्शंस का मुतहम्मिल नहीं हो सकता पाकिस्तान। सेनेट की जो करारदाद है आईनी तौर पर, इसका कोई वजन है कि इलेक्शंस डिले हो सकते हैं, या आने वाले दिनों में कुछ और अगर ऐसी आवाजें उठती हैं तो? सर मैं ये समझता हूं जी कि जो सेनेट में 10-12 आदमियों ने करारदाद जो है वो पास की, उसकी कोई अहमियत नहीं है, ना कोई कानूनी अहमियत है और ना कोई आईनी अहमियत है। इतने बड़े ईवान में अगर 10-12 बंदे उठ के कोई करारदाद पेश करते हैं और पास कर लेते हैं, चेयरमैन सेनेट साहब को भी सोचना चाहिए था कि ना कोरम पूरा है, ना वो एजेंडे पे मौजूद है, और किस तरीके से वो करारदाद आई और किस तरीके से वो पास होगी। बहरहाल एनी हो, ये भी एक इलेक्शन डिले कराने का एक टैक्टिस हो सकता है किसी पार्टी का या किसी अफराद का या किसी भी शख्स का, लेकिन उसकी कोई अहमियत नहीं है। और इलेक्शन के हवाले से इस दफा जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका भी जो है वो जो स्टेटमेंट है या उनका भी जो वो मुख्तलिफ जजमेंट के जरिए से उन्होंने कहा है कि इलेक्शन इंशाल्लाह पर वक्त होंगे। और आर्मी चीफ का भी बयान आपके सामने है, जो उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह 8 फरवरी को इस मुल्क में इंतखाबात होंगे। और मैं ये समझता हूँ कि इंतखाब जी, राब्ता हमारा नवीद मलिक साहब के साथ मुनक़ता हुआ है। जी नवीद मलिक साहब, आपको आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क में जो इस वक्त अदम इस्तेकाम है उसका वाहिद हल ही इंतखाबात है कि मुकर्रर मुद्दत में इंतखाबात हो और मुल्क की बागडोर जो है वो मुल्क जो अवाम जिनको मुंतखब करे उन नुमाइंदों के हवाले की जाए। इस दफा अगर इंतखाबात डिले हुए या इंतखाबात के नताइज पे उंगली उठाई गई या इंतखाबात के नताइज को तस्लीम न किया गया तो इसके तबाहकुन नताइज सामने आ सकते हैं। लेकिन सर जो इस वक्त सूरत हाल है मलिक साहब, अभी तो जिस तरह से सूरत हाल है, सियासी जमातों के खदशात हैं, नताइज पर तो उंगलियां यकीनी तौर पर उठेंगी। अभी कागजात नामजदगी वाला जो सारा एपिसोड हुआ है उस पर आप देखें किस तरह से खबरें सामने आई, और अगर इस सूरत हाल में इलेक्शंस होंगे तो कैसे तस्लीम करेगी इसको पीटीआई या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी खदशात अपनी जगह पर हैं? मैं समझता हूं कि तमाम सियासतदानों को इस हवाले से मिल बैठकर सोचना चाहिए कि आपकी सियासी मुखालफत अपनी जगह, आपके इलेक्शन स्टैंड सारे अपनी जगह, लेकिन कोई भी चीज मुल्क की सलामती से बढ़ के नहीं है। देखिए इस वक्त मुल्क बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। आप बाहर के मुल्कों में भी देखें, किसी तरह बैरुल अक़वामी तौर पर भी कोई आपको इस वक्त, मैं वो कहूंगा कि मुंह लगाने को तैयार नहीं है, क्योंकि आपके मुल्क में इस वक्त कोई मुंतखब हुकूमत नहीं है। तो सियासतदानों को यह सोचना पड़ेगा कि अगर वो एक दूसरे के मुखालफत में इस हद तक आगे बढ़ जाएंगे कि वो मुल्क को इस सूरत हाल से दो चार कर देंगे कि आइंदा फिर 10-15 साल 20 साल पता लगे कि जमहूरियत दरमियान में ही रहेगी और कुछ और फिर ऐसी मसले मसाइल हो गए कि दोबारा मुल्क जहां से चला था वहां पहुंच गया, तो ये नहीं होना चाहिए। ये एक टर्म की बात है, आज कोई मुंतखब होता है, अगर इसे चलता रहेगा कल दूसरा मुंतखब होगा। अगर कोई करप्ट है वो एक दफा इलेक्ट होगा, नहीं काम करेगा, दूसरी दफा रिजेक्ट हो जाएगा। आप इस सिलसिले को तो चलने देना, अपने में कम अज कम ये तो ऐड करे कि हमने मुल्क में जमहूरियत को चलाना है। जमहूरियत का तसलसल ही अगर होगा तो जो करप्ट लोग हैं, जो गलत लोग हैं, वो खुद बहुत माइनस होते जाएंगे, बहुत शुक्रिया, लोग आते जाएंगे। बहुत शुक्रिया नवीद मलिक साहब, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी। रुखशान मीर को दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।